बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वीनस को देखेंगे लिब्रा असेंडेंट के अंदर। वीनस का जो ज़ोडिक साइन है लिब्रा असेंडेंट, आज उसके हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे कि लिब्रा असेंडेंट हो और पहले घर का लॉर्ड, सेकंड हाउस का लॉर्ड, तमाम घरों में क्या असरात उसके होंगे। दैन उसके बाद स्कॉर्पियो असेंडेंट को हम देखेंगे और उसके बाद हम गुफ्तगू करेंगे सजिटेरियस असेंडेंट के हवाले से। सबसे पहले कुछ सवालात हैं, उनको हम क्लास में शामिल करते हैं। सबसे पहला सवाल बिलाल हुसैन साहब का है कि लगन में कोई सारा ना भी हो तो वहाँ भी डिग्री शो हो रही होती है, इसका क्या मतलब है? कैसे पता चलेगा कि कोई डेड सियारा एक्टिवेट हो गया है? सबसे पहला इनका जो सवाल है उसको हम देखते हैं। जैसे इनका सवाल है कि ये लगन इस वक्त आप देख रहे हैं सामने कि एरीज असेंडेंट है और इसका जो लगन है वहाँ पे कोई भी प्लैनेट इस वक्त मौजूद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ नीचे जब हम जाते हैं तो यहाँ पे हमें लगन की जो डिग्री है एरीज 23 डिग्री ये शो होती है। असल में ये जो डिग्री है लगन की, कि लगन ने भी इस 360 के सर्कल के अंदर कहीं ना कहीं आकर लॉक होना होता है। और जहाँ पे ये आके लॉक होता है कि जब एक शख्स पैदा हुआ, उसके पैदा होते वक्त आसमान पे जो भी बुर्ज तलू था, जैसे पाकिस्तान का जायचा हम देखते हैं, इसका फर्स्ट हाउस एरीज बनता है कि पाकिस्तान की जब पैदाइश हुई थी रात 12:01 पे, तो उस वक़्त आसमान पे जो बुर्ज तलू था वो एरीज था। और वो जिस भी जो कैपिटल था उस वक़्त का कराची, उसके मुताबिक उसके टॉप पे जिस डिग्री पे वो चल रहा था उसी डिग्री पे आके उसको लॉक किया जाता है और उससे फिर आगे शुरू होता है। लेकिन जब हाउसेस को हम डिवाइड करते हैं तो हाउसेस की आगे जो डिवाइडेशन है वो 0 से 30 तक जाती है। अब लगन की डिग्री का क्या मतलब है? ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा अहम सवाल है। लेकिन अभी अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि इसकी डिग्री का मतलब क्या है तो मैं भी शायद मैं समझाने से भी कासिर रहूं और आप समझने से भी रहें, क्योंकि आगे चल के जब हम नक्षत्रस पढ़ेंगे, नक्षत्रस के अंदर ये जो चीज़ है हमें मज़ीद वाज़े हो जाएगी, मज़ीद क्लियर हो जाएगी। ये बिल्कुल इसी तरह है कि एक जैसे कंट्री है पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर अगर आप लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ ट्रैवल करते हैं तो आपको एक डिस्टेंस पता चलता है कि लाहौर से इस्लामाबाद आएंगे, आप मोटरवे से आते हैं 380 किलोमीटर है, लेकिन उसके बीच में मुतअद्दिद सिटीज़ आती हैं, मुख्तलिफ इंटरचेंजेस आते हैं। इतने किलोमीटर के बाद ये है, इतने किलोमीटर के बाद ये है, इस सिटी से लेके उस सिटी का फासला इतना है। तो हर चीज़ को कैलकुलेटिव वे में डिवाइड किया गया ताकि अगर आप पेशावर से पिंडी भटियाँ को देख रहे हों या पेशावर से आप जहलम मुल्तान को देख रहे हों तो आपको डिस्टेंस कुछ और मिलेगा। अगर आप कराची से मुल्तान और पेशावर को देख रहे हो तो आपको डिस्टेंस और मिलेगा। बड़ा आसान सा इसका जवाब है कि आजकल जैसे रमज़ान चल रहा है तो मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर सहरी के और इफ्तार के वक्त मुख्तलिफ हैं। किसी जगह पे सूरज जल्दी ग़रूब हो जाता है, किसी जगह पर देर से होता है, तो उसके मुताबिक फिर इफ्तार का टाइम सेट किया जाता है। तो ये बिल्कुल इसी तरह है कि अगर कोई शख्स, कोई बच्चा अगर कराची में पैदा हो रहा है और एक बच्चा जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पैदा हो रहा है तो वहाँ पर प्लैनेट्स की डिग्रीज़ कुछ और होंगी उसके लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के मुताबिक। ऐसा नहीं होगा कि अगर एक शख्स अमेरिका में भी पैदा हो गया, लाहौर में भी पैदा हो गया, दोनों की डेट भी सेम, टाइम भी सेम, दोनों के मिजाज क्यों मुख्तलिफ। अब आजकल आपको समझने में मज़ीद आसानी होगी कि जिस तरह से हमारे नमाज के टाइमिंग्स डिफरेंट होते हैं एक शहर से दूसरे शहर के, क्योंकि एक जगह पे सूरज अपनी किरणें जल्दी फेंकता है, दूसरी जगह पे बाद में फेंकता है, क्योंकि वो ट्रैवल करता हुआ जा रहा होता है। इसी तरह जो दूसरे प्लैनेट्स हैं, आप जिस भी शहर में मौजूद हैं उनके असरात आप तक पहुंचने में टाइम लगता है, वक्त लगता है।
और उसी वजह से वो फिर चेंजेस आते हैं। तो ये टोटल जो सर्कल है वो 360 का सर्कल बनता है। या इसको जब हम आगे नक्षत्रास में डिवाइड करेंगे तो हमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। नेक्स्ट सवाल इनका है कि कैसे पता चलता है कि कोई डेड सितारा एक्टिव हो गया है। जो प्लैनेट ज़ायचे में डेड है पैदाइशी तौर पे, वो डेड ही रहता है। वो एक्टिव हो भी जाए उसके कोई असरात नहीं होते। उसको एक्टिव करने के लिए हमें उसकी रेमेडीज़, उसकी प्रिकॉशंस करनी पड़ती हैं। और पता किस तरह से चलता है, आप डेड छोड़ें, किसी भी प्लैनेट के बारे में अगर आपने देखना है कि कौन सा प्लैनेट किस वक्त, सारे प्लैनेट्स ऑल द टाइम एक्टिव होते हैं, लेकिन आपके ज़ायचे के मुताबिक उनकी बाय बर्थ क्या कैपेबिलिटी है, उन्होंने किस तरह से परफॉर्म करना है। प्लैनेट सारे एक्टिव होते हैं, लेकिन अब आप किसी को 0 डिग्री पे लेके पैदा हो रहे हैं, आप किसी को गुरूबियत में लेके पैदा हो रहे हैं, तो उसके मुताबिक फिर आपने उनको परफॉर्म करना है। और इंशाल्लाह आगे चल के ट्रांजिट है, फिर नक्षत्रास, जब दौरे अकबर, दशा अंतरदशा भी हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि हर प्लैनेट जो ट्रांजिट करता है 50% असरात उसके होते हैं और 50% असरात होते हैं जब प्लैनेट्स की दशा अंतरदशा चलती है। दूसरा सवाल बदरुन्निसा, इन्होंने पूछा है कि अगर लगन ज़ुहल हो या राहु या केतु हो तो ऐसा बंदा गोरा होगा या काला होगा। देखें, लगन ज़ुहल राहु केतु नहीं होता। इनका कहने का मकसद ये है कि अगर असेंडेंट का कोई ताल्लुक़ ज़ुहल से हो या राहु केतु से हो तो ज़ुहल का रंग जो है वो काला होता है, नेवी ब्लू डार्क शेड्स में आता है। तो अगर किसी का राइजिंग जो प्लैनेट है वो सैटर्न है या ज़ायचे के पहले घर में राहु केतु की मौजूदगी है, शैडोज़ हैं, तो ऐसे अफराद ज़्यादा गोरे नहीं होते। इनका रंग या तो सांवला होता है या ब्लैक शेड की तरफ, डार्क ब्राउन शेड की तरफ ये लोग ज़्यादा चले जाते हैं। अगर लगन ज़ुहल हो या राहु केतु तो ऐसा बंदा कैसा होगा, ये जब हम एक्वेरियस असेंडेंट या कैप्रिकॉर्न असेंडेंट पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको पता चलेगा उसकी शख्सियत, फितरत और सलूक कैसा होगा। ये वो सवालात हैं जो आपके पर्सनल ज़ायचे के हैं। शम्स अगर सरतान लगन में 7वें घर में हो तो क्या ऐसा बंदा बीमार रहेगा। कैंसर असेंडेंट के अंदर अगर सन जो है वो 7वें घर में हो तो ज़रूरी नहीं कि ऐसा बंदा बीमार होगा। बीमारी के लिए तो हमें पहले लगन देखनी है कि बंदा ख़ुद भी ठीक है कि नहीं है, फिर उसके बाद हमें छठा घर देखना है, हमें फिर 11वां घर देखना है। 7वां घर बीमारी, यहाँ शादी की बीमारी उसको हो सकती है या शादी करके कोई बीमारी लग सकती है या पार्टनरशिप में कोई नुकसान हो तो बीमार हो सकता है। अदरवाइज़ 7वें घर में सन की मौजूदगी स्ट्रेट अवे किसी बीमारी का इशारा नहीं करती है। इमरान नासिर साहब ने पूछा क्या पैदाइशी ज़ायचा और ट्रांजिटरी ज़ायचा अलग अलग होते हैं। बिल्कुल अलग होते हैं। जैसे इस वक्त ज़ायचे में मिसाल के तौर पे आप इस वक्त देख रहे हैं कि ये जो ज़ायचा हमने बनाया है ये पैदाइशी ज़ायचा है। अगर हमने ये देखना है कि इस वक्त ट्रांजिट में प्लैनेट्स की क्या सूरत हाल है तो आप ट्रांजिट में जाएंगे। मैं आज फिर से बता देता हूँ, ये जो अंदर पिंक कलर का सर्कल चल रहा है, पिंक कलर का, ये है पैदाइशी ज़ायचा जो इस इधर हम बाहर बना चुके हैं। और जो बाहर ब्लैक कलर में सर्कल में प्लैनेट्स चल रहे हैं ये है ट्रांजिट ज़ायचा कि प्लैनेट्स इस वक्त कौन कौन से घर से गुजर रहे हैं। नंबर 1 एरीज़ है और बाय बर्थ एरीज़ के अंदर कोई प्लैनेट नहीं है, लेकिन ट्रांजिट में वीनस भी यहाँ से गुज़र रहा है, राहु भी गुज़र रहा है और मरकरी भी गुज़र रहा है। इसको मज़ीद कंफर्म करने के लिए हम देख लेते हैं, ये जो ऊपर पिंक वाला ये जो बॉक्स चल रहा है यहाँ पे, ये है पैदाइशी ज़ायचे की डिग्रीज़, और ये जो नीचे ब्लैक कलर का आ रहा है ये है ट्रांजिट ज़ायचे की डिग्रीज़। कि यहाँ पर हम देख सकते हैं, जैसे हमने भी देखा राहु को कि वो एरीज़ में है, यहाँ पर लिखा हुआ है 10 दर्जे पे है। फिर हम वीनस को देख रहे थे, वीनस भी एरीज़ में है 24 दर्जे पे, और इसके साथ ही हम देख रहे थे मरकरी, मरकरी भी इस वक्त आ चुका है एरीज़ में, यानी लगन के अंदर है 2 डिग्री के ऊपर। तो इस तरह से आप ट्रांजिट को देख सकते हैं।
अगर सॉफ्टवेयर वाला जायचा पैदाइशी जायचा होता है तो हमें कैसे मालूम होगा कि सियारों के असरात कब शुरू हुए और कब ख़त्म हो गए? जैसे ही बंदा इस दुनिया में आता है प्लैनेट्स के असरात शुरू हो जाते हैं, और प्लैनेट्स जो हैं जैसे जैसे आप रीड, अभी हम पैदाइशी देखें, फ़िलहाल आप ये तो समझ लें कि जायचा होता क्या है, लगन क्या होता है। पहले और दूसरे घर के जो लॉर्ड प्लैनेट्स हैं वो अगर 7 घरों में पैदाइशी तौर पे मौजूद होंगे तो क्या क्या असरात देंगे। जब ये चीज़ आपकी बेस क्लियर हो जाएगी जो अभी आजकल हम पढ़ रहे हैं, तो इसके बाद हमने इसी प्रैक्टिस पे जाना है कि कोई सियारा यहाँ पे है तो क्या होगा, कोई यहाँ पे है तो क्या होगा, कोई उधर चला गया तो क्या होगा। वही होगा जो पैदाइशी जायचे में हम पढ़ रहे हैं कि असेंडेंट के अंदर अगर कोई शख्स लगन में वीनस के साथ पैदा हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि खूबसूरत होगा, वो अलग बात है, वो जो मर्ज़ी करे। अगर ट्रांजिट के अंदर वीनस जो है उसका लगन का दोस्त है या दुश्मन है, वो जिधर जिधर से गुजरेगा दोस्त होगा तो उस हाउस में फ़ायदा दे रहा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी बंदे को कारोबार शुरू करना है, आपके जहन में स्ट्रेट अवे क्या आता है? कारोबार करना, 10वां घर देखते हैं, जायचे का 10th हाउस देखते हैं। अब 10th हाउस के अंदर कोई ऐसा प्लैनेट ट्रांजिट कर रहा है जो हबूत का हो, तो आप उसे कह सकते हैं कि कुछ दिन रुक जाओ, कुछ दिन रुक जाओ। या 10वें घर का अपना जो हाकिम सियारा है वो हबूत में चल रहा है, वो 6ठे में चल रहा है, वो 8वें में चल रहा है, 12वें में चल रहा है, आप उसे कह सकते हैं कि कुछ दिन रुक जाओ। जब वो 10वें घर का लॉर्ड प्लैनेट 6ठे से 8वें से 12वें से निकलता है या हबूत की कैफियत से निकलता है, गरूबियत की कैफियत से निकलता है, आपके पास सॉफ्टवेयर के अंदर चीज़ें मौजूद हैं कि आप सॉफ्टवेयर में लेट सपोज़ यहाँ पर ये एक आँख सी बनी हुई है, इस आँख को आप जब क्लिक करते हैं, सॉरी यहाँ पे तो रीडिंग्स आ जाती हैं, इसके साथ है ट्रांजिट। ट्रांजिट को जब आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने मुख्तलिफ प्लैनेट्स आ जाते हैं और नीचे नंबर्स हैं। प्लैनेट्स तो प्लैनेट्स ही हैं, लेकिन नंबर्स का मतलब है हाउसेस। कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अब ये देखना है कि ट्रांजिट के अंदर, अब ट्रांजिट के अंदर आप देख सकते हैं कि 11th हाउस में बाहर ब्लैक बॉक्स के अंदर सैटर्न चल रहा है, ज़ुहल जो है वो 11th हाउस में है। आप देख सकते हैं ये नंबर 11, ये इस वक्त यहाँ पे ये सैटर्न मौजूद है। अब आप ये देखना चाह रहे हैं कि सैटर्न जो है वो अगले घर में कब जाएगा, एग्जैक्ट किस डेट पे जाएगा, किस डेट पे मौजूद होगा यहाँ पे। तो आप सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे यहाँ से सैटर्न को, और जाना कहाँ है इसने, अगले घर में, और अगला घर है 12वां, 12th हाउस को, नंबर 12 को अब यहाँ से क्लिक करेंगे, 0 डिग्री, ठीक है। हम इसको 1 कर देते हैं क्योंकि 0 पे तो बिल्कुल ही, इसको ओके किया। अब ये कैलकुलेट कर रहा है। अब आपने देखा स्क्रीन पे कुछ हुआ है, क्या हुआ, हुआ ये कि सैटर्न जो है वो मौजूद था 11th हाउस में, अब वो चला गया यहाँ पे, कहाँ चला गया, 12th हाउस के अंदर आ गया वो। और यहाँ नीचे से आप उसकी डेट देख सकते हैं, 9 अप्रैल 2025 को सैटर्न, ये सैटर्न की ट्रांजिट की डिग्री होगी, पाइसिस में जाएगा। 9 अप्रैल 2025 को सैटर्न जो है एग्जैक्टली 12th हाउस में मौजूद होगा। अब यहीं पे आप अगर ये करना चाह रहे हैं कि मैं ये देखूं, यहाँ से फॉरवर्ड आप करेंगे, फॉरवर्ड को आपने सेलेक्ट किया हुआ है, आपने 1 साल आगे जाना है, 1 महीना आगे जाना है, आपने 2 हफ्ते आगे जाना है, आपने 1 वीक आगे प्लैनेट्स को देखना, 2 दिन, 1 दिन, 6 घंटे, 1 घंटा। इसी तरह आपने अगर प्लैनेट्स को रिवर्स करके देखना है कि ये वापस कब आएंगे, जब बैक को जायचा बनाना है, कब क्या पोजीशन थी, तो यहाँ पे जाके आप इन चीज़ों को, प्लैनेट्स को आगे पीछे करके देख सकते हैं। जब आप उसको फॉरवर्ड करेंगे तो जिस डेट पे कर रहे हैं, जिस डिग्री पे कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली ये सॉफ्टवेयर कैलकुलेट करके आपको बता देगा कि फ़लाँ सियारा इस डेट पे, इस डिग्री पे, इस जगह पे पड़ा होगा।
या अगर 10 साल पीछे जाके आपने देखना है तो यहाँ पे आप उसको रिवर्स करके भी 1 साल, 2 साल, 3 साल जहाँ पे भी देखना आप देख सकते हैं उसे। अब इसके बाद सवाल मोइन साजिद साहब का है, क्या हीट ट्रीटमेंट या थर्मल इन्हांसमेंट के बाद नगीना फ़ायदेमंद रहता है? अच्छा, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अक्सर लोग, चूँकि मैं सारा दिन इस चीज़ से गुज़रता हूँ और कई दफ़ा अपना सर भी पकड़ के बैठ जाता हूँ कि किन चक्करों में हम लोग पड़े हुए हैं। स्टोन जो है, नेचुरल स्टोन हो, हीटेड ना हो, ट्रीटेड ना हो, लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट चाहिए, साथ बड़े इश्यूज़ आते हैं कि जी असली होना चाहिए। देखें, 2-3 चीज़ें मैं आपको वाज़े करूं, इसमें कोई शक नहीं कि अगर आपको नेचुरल स्टोन मिलता है, उसकी अफादियत होती है, उसके अच्छे असरात होते हैं, आपको मिलते हैं। लेकिन हर स्टोन की मैं बात करूंगा, उसको अपने रंग में लाने के लिए उसको हीट करना पड़ता है, उसको एक प्रोसेस से गुज़रना पड़ता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आपने रोटी खानी है और आप कच्चे आटे का पेड़ा के मैं खा जाऊं तो शायद आप ना खाएं, आपको उसको तवे पे गरम करके रोटी बनानी होगी। आप कच्चा गोश्त नहीं खा सकते, हम आदमखोर नहीं हैं, या गोश्तखोर हैं ज़रूर, लेकिन जायका लेने के लिए हमें उसको पकाना, हमें उसकी प्रोटीन्स लेनी है। देखें, कच्चा गोश्त खाने से लोग बीमार हो जाते हैं, मेडिकली मना किया जाता है कि उसको पकाओ, एक ख़ास उसका टेम्परेचर होता है, उसके ऊपर आप उसको बनाएं, भुने, खाएं, तो फिर आपको उसकी एक्चुअल विटामिन्स और प्रोटीन्स मिलती हैं। आप सब्ज़ियां निकालते हैं, आप भिंडी है, तोरी है, बहुत सारी सब्ज़ियां हैं, कितना दिन कच्ची सब्ज़ी खा लेंगे, अल्टीमेटली आपको जाना पड़ता है उसको बनाने की तरफ, उसकी अफादियत लेने के लिए। इसी तरह जो स्टोन्स हैं, ये जब निकलते हैं तो आप इनको, मैं आसान करके आपको समझा रहा हूँ कि स्टोन्स जो हैं ये कच्चे होते हैं एक तरह से, हमें इनको हीट करना पड़ता है, हमें इसको ट्रीट थोड़ा सा करना पड़ता है, उसको एक्चुअल फॉर्म में लाने के लिए। उसकी रगड़ाई, अभी ये फ़र्श पे मार्बल लगा हुआ है, यही मार्बल अगर असल हालत में यहाँ पे लग जाता तो मेरा ख्याल सबके पाँव ज़ख्मी हो जाने थे। इसकी शक्ल निकालने के लिए इसकी रगड़ाई, इसकी पॉलिश, इसको पानी, इसको उस प्रोसेस से गुजारते हैं, तब जाके ये चलने के काबिल होता है। तो इसी तरह स्टोन्स को हीट किया जाता है, मरजान की एक्चुअल जैसे रंग होता है उसको देने के लिए उसको ट्रीट करना पड़ता है, हर स्टोन को करना पड़ता है। हाँ, लेकिन अगर कोई लैब जनरेटेड है तो वो एक गलत चीज़ है, लेकिन हर स्टोन को ट्रीट करना पड़ता है ताकि उसकी बेहतर जो एनर्जी है, जो उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है आपकी बॉडी में मुंतकिल करने वाली, वो एक अच्छे अंदाज में आपको मिल सके। और अगर वो पॉलिश हो जाती है, उसका कोई रंग रूप निखर जाता है, तो उसमें कोई मुज़ायका नहीं है। दूल्हा अगर बगैर मेकअप के शादी वाले हॉल में चला जाए तो मेरे ख्याल दुल्हन छोड़ के भाग जाएगी उसको, तो उस दिन वो भी ट्रीटेड होता है। इसके बाद सवाल है अली असद साहब का कि नगीना किस उम्र से पहन सकते हैं? वैसे तो नगीना जो है वो आप बाय बर्थ भी पहन सकते हैं, छोटा बच्चा भी पहन सकता है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी के अंदर कम से कम एक एज है 7 साल की, दूसरी एज है 12 साल की, कि 7 साल और 12 साल की एज ऐसी एज होती है, या 5 साल की एज भी कहा जाता है कि 5 साल, 7 साल और 12 साल की एज तक स्टोन्स को पहना जा सकता है। बढ़ते हैं अपने लेक्चर की जानिब। आज हमारा जो टॉपिक है लिब्रा असेंडेंट को हम पढ़ने जा रहे हैं, और लिब्रा असेंडेंट का जो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, इसको पहले हम डिस्कस करेंगे कि तमाम हाउसेस के अंदर ये जब जाएगा तो क्या असरात रखेगा। थोड़ा सा अब मैं इसको स्पीड अप रखूँगा आप लोगों के लिए, और क्योंकि हाउसेस के बारे में मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि मैं बार बार ज़ोर देता हूँ। अभी मुझे एक ऑफ द रिकॉर्ड सवाल भी आया था क्लासेस के अंदर कि जी क्राकस के अंदर तो इतना कुछ है, हम कैसे याद करें, सब कुछ कैसे हम देखें। आप क्राकस को जब खोलते हैं, आप फ़िलहाल कुछ भी याद ना करें, लेकिन इतना ज़रूर करें जो हाउसेस की, जो घरों की मंसूबात हैं कि पहले घर से क्या मंसूब है, दूसरे घर से क्या मंसूब है,
तीसरे घर से क्या मंसूब है। ये 12 के 12 घर जो हैं इनको आप किसी डायरी पे लिख लें, इन चीज़ों को आप अपनी एक डायरी बना लें, उस पे लिख लें। मतलब लेट सपोज़ जैसे मैं अब मुझे एक चीज़ तलाश करनी है इन कराकस के अंदर, कि एक जुमला है फ़ियर, खौफ, एक जुमला है फ़ियर, खौफ। तो आपके पास अगर यहाँ पे आपको ढूंढने में कोई मुश्किल आती है तो ये लेफ़्ट साइड का जो कॉलम है इसमें आप F को खोल लें, और यहाँ पे अगर आप अपने कीबोर्ड पे भी जाके टाइप करें ना FEAR, तो ये ऑटोमेटिकली फ़ियर को तलाश करके सामने ले आएगा आपके। क्या आपने कीबोर्ड पे टाइप करें, यहाँ पे जाके मैंने क्लिक किया किसी भी चीज़ पे और मैं FEAR लिखता हूँ जल्दी से, तो वो फ़ियर के ऊपर ले आता है। अब फ़ियर जो है एक इंसान का जो खौफ है वो हम देखते हैं आगे लिखा हुआ है 6। इसका मतलब है कि फ़ियर का ताल्लुक़ है छठे घर से। फिर फ़ियर पैदा करता कौन है? राहु, ज़ुहल, सैटर्न। फिर एक है फ़ियर कॉम्प्लेक्स, यानी इंसान जो है उसको कई दफ़ा एक खौफ तारी हो जाता है, घबराहट का शिकार हो जाता है, ज़िंदगी भर बड़ा अच्छा रहता है। तो ये चीज़ें पैदा कौन करती हैं? मून। ठीक है। फिर उसके बाद फ़ियर फ्रॉम थीव्स, फ़ियर ऑफ डेथ। मतलब फ़ियर की कितनी किस्में हैं कि अगर आपने फ़ियर ऑफ डेथ देखना है वो भी छठे घर से देख रहे हैं, चोर का आपने जो खौफ है वो भी आप छठे से देख रहे हैं, लेकिन फ़ियर कॉम्प्लेक्स के अंदर चले गए हैं कि वो आपने जैसे अभी पिछले दिनों एक मेरे पास केस आया था, एक बच्ची थी उसको को कॉम्प्लेक्शन हो गया था किसका? गंदगी का, कि वो 2-2, 3-3 घंटे हाथ धोती रहती थी, 6-6 घंटे नहाना, कि गंदगी का लाज़िम, मतलब वहम हो जाता है, लोग अचानक किसी चीज़ का शिकार हो जाते हैं। तो वो चीज़ जो है मून पैदा करता है। फिर ज़ुहल जो है ये भी खौफ पैदा करता है। ज़ुहल कई दफ़ा खौफ ख़त्म भी करता है। ये जो फ़ियर है अगर ज़ुहल अच्छी पोजीशन में होगा ये खौफ ख़त्म भी करता है। लेकिन एक और प्लैनेट भी है, अब ये एक्सपर्ट ओपिनियन की तरफ आहिस्ता आहिस्ता हम जा रहे हैं, कि जैसे मार्स है, मरीख को तो हम कहती जंगो जदल का स्यारा है, तो लड़ता वही है जिसको डर खौफ किसी का ना हो, ये नहीं किसी का नहीं, मौत का खौफ ना हो। तो मार्स भी इसमें जा रहा होता है। लेकिन ये चीज़ें देख लेने से आप लोगों को एटलीस्ट ये आइडिया हो जाएगा कि हमें हाउसेस को समझ लेंगे, फिर जो भी प्लैनेट जहाँ जहाँ पर मूव कर रहा होगा आप लोगों को पता चल जाएगा कि अच्छा मोहब्बत अगर हो गई है तो मोहब्बत का स्यारा 8वें घर से गुजर रहा है, तो हो सकता है 8वां घर तो नाउमीदी का है, मायूसी के है, रुकावटों का है। कि मोहब्बत का स्यारा अगर 7वें घर से गुजर रहा है तो आप उसे कह सकते हैं कि इस अरसे में आपकी मोहब्बत की शादी हो सकती है। पैसे का लॉर्ड अगर 12वें घर में है तो आप उसको कह सकते हैं कि भाई तुम्हारे पास तो कोई पैसा ही नहीं, क्योंकि पैदा ही तुम खर्चे के घर से हो रहे हो। कि एक बंदा लगन बहुत अच्छा है, 10वां घर बहुत अच्छा है, 9वां घर बहुत अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद पैसा आता है रुकता ही नहीं है, क्योंकि सेकंड हाउस का लॉर्ड जाके 12th हाउस में बैठा है। तो अगर आप हाउसेस को समझ लेंगे कि हाउसेस के अंदर क्या क्या चीज़ें मंसूब हैं, मैं तो आपको थोड़ा थोड़ा करके बताता रहूँगा, बाकी आप लोगों की प्रैक्टिस है कि आप लोग उसको किस तरह से समझते हैं। लिब्रा असेंडेंट का लॉर्ड वीनस जो है, लिब्रा असेंडेंट के अंदर 2 हाउसेस का मालिक है, एक तो लगन का, और इसने 8वां घर भी अपने पास रखा हुआ है। तो 8वां घर और लगन का लॉर्ड और कैप्टन भी है। कैप्टन होने की वजह से इस जायचे का जो सबसे बेनिफिशियल प्लैनेट है वो वीनस खुद ही है, सबसे अच्छा प्लैनेट। वीनस का जो स्टोन बनता है ओपल, कि वीनस जो है अगर अच्छी जगहों पे प्लेस्ड होगा तो आप इसका स्टोन लेकर पहन सकते हैं, लेकिन जब ख़राब जगहों पे होगा वहाँ पे अवॉइड करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पैदाइशी एतबार से वीनस जो है अगर लगन में ही मौजूद हो, और वीनस की कितनी नज़रें होती हैं? 1 नज़र होती है, कि जहाँ बैठता है उससे बिल्कुल सामने 7th हाउस में देख रहा होता है। लगन के अंदर अगर वीनस आप पैदाइशी तौर पे मौजूद हो बाय बर्थ, ट्रांजिट के अंदर नहीं होगा ये, मैं बाय बर्थ की बात कर रहा हूँ, पैदाइशी जायचे की बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि वक्ती तौर पे कोई भी प्लैनेट अच्छी जगह पे आ जाए शर्फ अबूद तो हो जाएगा,
कोई योग लग जाएगा। लेकिन ये जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं ना पंच महापुरुष योग, ये सिर्फ पैदाइशी जायचे में लगता है कि पैदाइशी तौर पे वीनस अगर जायचे के पहले घर में हो, ओन साइन का लगन के अंदर, तो इसको एक योग लगता है जिसको हम कहते हैं पंच महापुरुष योग। और क्योंकि वीनस को लग रहा है तो फिर वीनस का क्या नाम है, मलाविया, कि मलाविया नाम का पंच महापुरुष योग लगता है। ये जायचा अब नॉर्मल से अबव हो जाता है। खूबसूरती में वीनस की बड़ी खूबसूसियत पिछली क्लासेस में मैं आपको बता चुका हूँ। अब थोड़ा सा अब आपने खुद करना है, मैं थोड़ा सा इसको जल्दी लेके चलूँगा। अब ये बड़ा एक तवील 3 महीने में हमने बड़ा कुछ पढ़ना है अभी, ताकि हम जल्दी जल्दी इसको वाइंड अप करें। वीनस का पहले घर में होना खूबसूरती देता है, और वो तमाम अच्छाइयाँ बुराइयाँ जो वीनस में मौजूद होती हैं वो साहिब जायचा को मिलती हैं। लिब्रा असेंडेंट वाले लोग टॉल हाइटेड भी होते हैं, लंबे भी होते हैं, कद इनका लंबा होता है, गोरे चिट्टे खूबसूरत, और इनकी डिमांड होती है खूबसूरत चीज़ों की, लग्जरी आइटम्स की, क्योंकि सोच ही वही लेके पैदा हो रहे हैं। लड़का है तो अपने आप को शहज़ादा समझेगा, लड़की है तो वो कहेगी मैं शहज़ादी हूँ। तो यहाँ से बैठकर वीनस नज़र डाल रहा है कहाँ पे, 7वें घर में। पॉजिटिव प्लैनेट है तो 7वें घर में भी पॉजिटिविटी को मुंतकिल करेगा। नेक्स्ट हाउस की बात करते हैं कि वीनस अगर जायचे के बाय बर्थ 2nd हाउस में मौजूद हो कि साहिब जायचा खुद उठा और जाकर दूसरे घर में बैठ गया, 2nd हाउस। अब 2nd हाउस के अंदर ओन साइन लगन का जो मालिक है वो जाकर बैठ जाता है दूसरे घर में, तो यहाँ पर अच्छा होता है, पॉजिटिव रहता है। इस हाउस में भी आप इसका स्टोन पहन सकते हैं, फाइनेंस के लिए अच्छा, ख़ानदान के लिए अच्छा। यहाँ से बैठकर नज़र डाल रहा है 8वें घर पे हर्डल्स, मुश्किलात, इंसान अपनी हैसियत बोलने से दूर करता है। वीनस अगर बैठा हो बाय बर्थ जायचे के 3rd हाउस में, 3rd हाउस, हाउस ऑफ एफर्ट्स, स्ट्रगल्स, हार्डशिप, कि अब पैदाइशी तौर पे क्या लेकर पैदा हो रहा है, मेहनत, ज़िम्मेदारियाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। और यहाँ से नज़र डाल रहा है कहाँ पे, 9th हाउस पे, कि अपने नसीब को भी देख रहा है या देख रही है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से, हार्डशिप से। अब जायचे में फॉर एग्ज़ाम्पल, इसी जायचे में अगर दूसरा घर फाइनेंस का लॉर्ड मार्स अपनी घर में बड़ा अच्छा बैठा हो, कि धन दौलत सब कुछ है उसके पास, लेकिन उसके बावजूद उस बंदे पे खब सवार होगा कि मैं मेहनत करता रहूं, भाग दौड़ कर, कि छोटी छोटी चीज़ों को लेकर बैठा रहेगा, तसल्ली नहीं होगी। अगर नहीं भी दिल करेगा फिर भी उसको मेहनत करनी पड़ेगी। कि अक्सर आपने देखा है कि बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, सब कुछ ठीक होता है उनकी ज़िंदगी में, किसी चीज़ की तमन्ना नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद खाने के लिए 10 मिनट निकाल रहे हैं। कि दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन, जैसे अभी ये ट्विटर का जो ऑनर है, उसने बाकायदा अपना टाइम रखा हुआ है कि मैंने जब वॉक करना है तो मैंने खाना खाना है, उसी वॉक के दौरान रोटी खा रहे हैं। बंदा पूछे इनसे कि भाई इतना कुछ आ गया, उसके बावजूद कुछ 10 मिनट सुकून से बैठ के आप रोटी खा लो, नहीं, टाइम नहीं है। तो अमीर होना एक अलग चीज़ है, लेकिन वो जो ज़िम्मेदारियाँ, वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वो जो इंसान की फितरत है, अब उसके अंदर ये चीज़ आ गई है कि हमने मेहनत करते रहना है, मेहनत करते रहना है। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं। वीनस अगर 4th हाउस में मौजूद हो तो यहाँ पर घर के सुख में, ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी के घर में अच्छा होता है। और यहाँ पर वीनस होता है दिशा बल, डायरेक्शन स्ट्रेंथ में भी होता है। और यहाँ से नज़र डाल रहा है 10th हाउस पे, करियर, रिस्क, रोज़गार के हवाले से भी पॉजिटिव रहेगा। कि जब भी ट्रांजिट भी करेगा 10वें घर से, या वीनस की दशा अंतरदशा चले। अब दशा अंतरदशा क्या होती है, मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को बताया था दशा अंतरदशा कैसे देखते हैं। दशा अंतरदशा देखने का तरीक़ाकार ये होता है कि आप जायचे का ट्रांजिट खोल लें और इस वक्त आपके सामने राइट साइड के ऊपर
ये कॉलम चल रहा है VESA, ये जो फर्स्ट 2 है ना, पहली वाली होती है महादशा, इसको कहते हैं दौरे अकबर, बड़ा टाइम, और उसके बाद दूसरे नंबर पे है, इसको कहते हैं अंतरदशा, दौरे असगर, छोटा टाइम। अब वीनस की महादशा चल रही है। अब वीनस की महादशा सबसे लंबी होती है, 20 साल की, 20 ईयर्स। अगर जायचे में पैदाइशी तौर पे वीनस अच्छा होगा तो सीधा आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं ऐसे बंदे का 20 साल बड़े अच्छे गुजरेंगे, क्योंकि वीनस की दशा चल रही है, एक अच्छे प्लैनेट की दशा चल रही है। बाकी ऊंच नीच, भाग दौड़, वो सब होते रहेंगे, लेकिन एक ऐसा टाइम होगा कि जिसके अंदर वो ग्रो करता रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल वीनस अभी बैठा हुआ है जायचे के 4th हाउस में, हम पढ़ रहे हैं। अब वीनस की दशा शुरू हो गई है 20 साल की। अब आप इसको क्या प्रेडिक्ट करेंगे, इसको क्या प्रेडिक्शन देंगे, इसको आप प्रेडिक्शन क्या देंगे? वेरी गुड जी, लिख रहे हैं ना, वेरी गुड। अब देखें 4th हाउस में क्या है, यही तो मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों को क्राकस में जाके 4th हाउस की खुसूसियात स्टडी करनी है। आप क्राकस को जाके खोलें, उसमें से देखें 4th हाउस में क्या क्या है। ज़मीन से पानी निकलेगा, को खेती बाड़ी करेगा, को ज़मीन ख़रीद लेगा, ज़ाती गाड़ी ले लेगा, घर बनाने में आसानी हो जाएगी। कि अब आप, एक बंदा है, मेरे पास रोज़ केसेस आते हैं जो हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं। एक बंदे ने अपना घर शुरू कर दिया, उसने एक फ्लोर डाल लिया, दूसरा फ्लोर उसका बन ही नहीं पा रहा, क्योंकि उसने एंटी दौर के अंदर अपने घर की कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी है। तो अगर वीनस की दशा के अंदर वो अपना घर बनाता तो हो सकता है उसका घर जल्दी बन जाता, या कम से कम ख़राब भी दौर चल रहा होता तो कोई फाइनेंस की अच्छी दशा चल रही होती, दूसरे घर की अच्छी दशा चल रही होती, उसमें घर को शुरू कर देता, या दोनों का कॉम्बिनेशन देख लेते कि अब वीनस की दशा के अंदर साहिब जायचा घर बनाएगा तो उसको फ़ायदा हो सकता है। अब 4th हाउस का लॉर्ड नंबर 10 लिखा हुआ है, 4th हाउस का लॉर्ड है सैटर्न, ज़ोहल। अब ज़ोहल अगर जायचे के अंदर 6ठे में बैठा है, 12वें में, 8वें में है या 12वें में है, आप तो स्ट्रेट अवे उसको देख के कहेंगे कि भाई आप घर नहीं बना सकते, आपके जायचे में तो घर का सुख ही नहीं है। अब ये एस्ट्रोलॉजर का काम है कि वो उसको चुन के निकाल के दे कि आपने कब घर बनाना है। जैसी वीनस की नज़र यहाँ पे वीनस आ जाए, 10वें घर से नज़र डालें यहाँ पे, अगर लगन का लॉर्ड अच्छा है, या वीनस 4थे घर से ट्रांजिट कर रहा है, या वीनस की दशा शुरू हो गई है, या 4th हाउस में उसकी प्लेसमेंट पड़ी है, या 4थे घर का जो लॉर्ड है, या कोई फ्रेंडली प्लैनेट, मिसाल के तौर पे इसका दोस्त से आ रहा है ज़ोहल, ठीक है। ज़ोहल जो है वो अगर जायचे में अच्छी जगह पे, सैटर्न की दशा के अंदर भी आप उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं, भाई घर बना लो। तो हाउसेस की खसूसियत क्राकस में जाके आपको समझनी है। एक कागज़ पेंसिल लें, उन तमाम चीज़ों को लिखें, नहीं समझ आती डिक्शनरी खोलें, गूगल पे जाके उसको ट्रांसलेट करें अपनी लैंग्वेज में, ताकि आपको और क्लियर हो और समझ आए। वीनस जो है, बहरहाल मुझे अच्छा लगा, आप लोगों ने सही जवाब दिए दोनों ने। वीनस अगर जायचे के 5th हाउस में मौजूद है बाय बर्थ, यहाँ पर वीनस का मौजूद होना हाउस ऑफ लव, प्यार का घर है, हाउस ऑफ इंटेलिजेंस, अक्ल का भी घर है, हाउस ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों का, औलाद के सुख का भी घर है, इनाम का भी घर है, प्यार मोहब्बत का घर तो है ही है, इसके साथ साथ तालीम का भी घर, एजुकेशन का भी घर है। यानी अगर क्राकस में आप जाके आप वो 5वें घर की खुसूसियत आपके जहन में हो ना, तो आपका फ़ौरन दिमाग चलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, पेट है, इनाम है, लॉटरी है, जुआ है, सट्टा है, प्यार है, मोहब्बत है, अनसर्टेन गेन है। अगर यही चीज़ें ख़राब हों तो आप क्या कहेंगे? मोहब्बत है लेकिन गलत किस्म की है, बाजारी किस्म की है, जुआ है, सट्टा, गैमलिंग है,
कि अगर औलाद है तो नाफरमान है, पेट के मसाइल हैं, या तो ठीक होंगी या ख़राब होंगी, सिंपल, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट तो करना ही नहीं है इसको। तो अगर आपको पता होगा कि पाँचवें घर में क्या क्या मौजूद है, वीनस आ गया पाँचवें घर में, बेटी का योग बन गया, और यहाँ से बैठकर वीनस नज़र डाल रहा है 11th हाउस पे, हाउस ऑफ डिज़ायर्स पे नज़र पड़ रही है, ख्वाहिशात पूरी करेगा, पॉजिटिव प्लैनेट है, अच्छे दोस्त मिलेंगे, करियर में प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं। लगन का लॉर्ड अगर आकर बैठ जाता है 6th हाउस में, अब यहाँ पर बेहद खुशी महसूस कर रहे होंगे आप कि इसको शर्फ मिल गया है, बहुत अच्छा हो गया है। लेकिन ये शर्फ एक्सॉल्टेशन, जिसको हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में उच्च कहते हैं, शर्फ को वैदिक एस्ट्रोलॉजी में उच्च कहते हैं और हबूद को कहते हैं नीच। तो ये शर्फ इसको मिला, लेकिन किस जगह पे मिला? गलत जगह पे जाके शर्फ मिल गया। ये शर्फ किसी काम का नहीं है। शर्फ किसको मिल गया? मानी अच्छी कुव्वत मिल गई बीमारी को, रोग को, दुख को, तकलीफ़ को। अभी हम फियर देख रहे थे छठे घर में, फियर ऑफ थीव्स, फियर खौफ, अनजाना डर खौफ, बीमारी, हेल्थ इश्यूज़। अब साहिब जायचा जो है, जब भी वीनस की दशा अंतरदशा चलेगी, वो जो 20 साल की चलनी है, या वीनस जहाँ जहाँ से भी गुजरेगा या जिधर भी होगा, यानी बीमारियों से उसकी जान ही नहीं छूटेगी। कर्ज का घर भी है, सारी ज़िंदगी नौकरी करके गुजार देगा। छठा घर नौकर और नौकरी दोनों का भी होता है, कि अपने आप को कभी बॉस समझ ही नहीं पाएगा, समझेगा मैं भी एम्प्लॉय हूँ, मुलाजिम ही हूँ। तो ऐसी सिचुएशन में आप उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगर आप अपना को बिज़नेस करते हैं तो उसमें अपने आप को एज अ मुलाजिम ही रखिए, तनख्वाह लें बजाय इसके पूरी सैलरी के पूरा का पूरा प्रॉफिट जो है वो आप शेयर करें। और यहाँ से इसकी नज़र पड़ रही है कहाँ पे? 12th हाउस पे। तो 12th हाउस की भी चीज़ों को हाईलाइट करेगा, ख़र्चा, तन्हाई, अकेलापन। मैं अब आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों के ऊपर अब डाल रहा हूँ चीज़ें। मुझे आप लोगों से हाउसेस की खुसूसियात चाहिए, हर सूरत चाहिए। रमज़ान है, टाइम ही टाइम है, शैतान नहीं है, तो इस वजह से बहुत टाइम है आप लोगों के पास। वीनस अगर मौजूद हो जायचे के 7वें घर में बाय बर्थ, यहाँ पर वीनस अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि लगन को भी नज़र डाल रहा है, केंद्र का हाउस है 7वां, लड़का है या लड़की है, उसका जो भी लाइफ पार्टनर होगा खूबसूरत होगा, क्योंकि वीनस उसको खूबसूरत शरीक हयात मिलेगा, क्योंकि वीनस बैठा हुआ वहाँ पे, और लगन को भी देख रहा है, तो लगन के हवाले से भी पॉजिटिविटी को पैदा करेगा। वीनस मौजूद हो 8वें घर में, ओन साइन का अपने ही घर में है। अब घर है 8वां। जब हमने पीछे एरीज का वो पढ़ा था मार्स के हवाले से, तब भी हमने देखा था कि 8वां घर एरीज असेंडेंट के अंदर मार्स अपने पास रखता है। अब अपने पास इसने क्या रखा हुआ है? अपने पास इसने नाउमीदी रखी हुई है। इसने अपने पास हर्डल्स, रुकावटें, ये सारी चीज़ें अपने पास रखी हुई। तनकीद इसके पास है, एलिगेशंस इसके पास हैं, करप्शन इसके पास है। तो ऐसे बंदे का झुकाव इन चीज़ों की तरफ हो सकता है। यानी मैंने पहले भी एक चीज़ आपको समझाई थी कि आप उस रेडियस के अंदर आ गए हैं जिसके अंदर ये चीज़ें पाई जाती हैं। बज़ाहिर आप जितने मर्ज़ी कॉन्फिडेंट रहें, लेकिन अगर असेंडेंट का लॉर्ड 8वें घर में हो तो ऐसे बंदे को किसी न किसी हवाले से खौफ रहता है, नाउमीदी का, मायूसी का, हर्डल्स का, क्योंकि वो पैदा ही उस घर में, वो घर भले उसका अपना है, वो उन चीज़ों को कंट्रोल कर लेगा, क्योंकि लगन का भी लॉर्ड है, 8वां घर भी उसी के पास है, लेकिन खौफ रहेगा। अक्सर लोग कोई अच्छा काम करने जा रहे हों तो उस अच्छे काम को एंजॉय नहीं करते, बल्कि ये सोचते रहते हैं बाद में कहीं बुरा ना हो जाए। ये सिचुएशन वही बनती है कि जो हाल है उसके अंदर नहीं जीना, मुस्तकबिल की जो ख़राबियाँ हैं उसके खौफ में मुब्तला रहना। और यहाँ से नज़र डाल रहा है 7वीं दूसरे घर पे, खौफ किन किन चीज़ों का आ रहा है? फाइनेंस का भी, कि पैसे ना ख़त्म हो जाए, घर वाले ना नाराज़ हो जाए, दूसरे मेरी बात का बुरा ना मना लें,
बोलने के घर पे भी नज़र डाल रहा है। नेक्स्ट हाउस की जाने बढ़ते हैं, जायचे का 9th हाउस। यहाँ पर वीनस बहुत अच्छा होता है, नसीब के घर में है। अब इस घर में और क्या क्या होता है ये अब आप लोगों को तलाश करना है। मैं बस यही बताऊँगा, पॉजिटिव स्टोन पहना जा सकता है, डिग्री वाइज इसकी क्या कैपेबिलिटी है वो भी देखनी, और यहाँ से नज़र डाल रहा है 3rd हाउस पे मेहनत का सिला मिलना। नेक्स्ट हाउस की बात करते हैं, वीनस जो है 10th हाउस में, यहाँ भी बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्क, रोज़गार, करियर के लिए अपनी दशांतर दशा में उन तमाम चीज़ों में फ़ायदा देगा जिनका ताल्लुक़ 10वें घर से है। और जहाँ देख रहा है 3 जुमले, कहाँ से आया है, कहाँ बैठा है और कहाँ देख रहा है। 4थे घर पे भी नज़र पड़ रही है तो उसमें भी बेनिफिशियल। वीनस अगर मौजूद है जायचे के 11th हाउस में तो यहाँ पर भी वीनस पॉजिटिव रहेगा। लगन का लॉर्ड 11th हाउस में पॉजिटिव रहेगा और यहाँ पर ख्वाहिशात के एतबार से फ़ायदा देगा। अपनी दशांतर दशा में ट्रांजिट भी अगर यहाँ से करेगा तब भी फ़ायदा देगा। और यहाँ से बैठकर नज़र डाल रहा है 5वें घर पे, बेटी का योग बनाएगा। और मज़ीद क्या क्या इसकी खसूसियात हैं, यह अब आप लोगों का टेस्ट है कि आपने हाउसेस को पढ़ना है। वीनस अगर मौजूद है जायचे के 12th हाउस में तो यहाँ पर डबल ख़राबी उसको मिल रही है। नंबर 1 घर ख़राब, नंबर 2 हबूत यानी डिबिलिटेशन, अकेलापन, तन्हाई, ख़र्चा, नज़र बद, धोखा, फ्रॉड, जुदाई, किसी के साथ ही नहीं बनती है। और यहाँ से बैठकर नज़र डाल रहा है 6ठे घर पे, तो 6ठे घर भी ख़राबियाँ ही मुंतकिल करके अपने पास वसूल कर रहा है उन चीज़ों को। तो इस जायचे में वीनस पहले घर में हो, दूसरे में हो, चौथे में हो, 5वें में हो, 7वें में हो, 9वें, 10वें, 11वें में हो तो इसका स्टोन लेके पहना जा सकता है ओपल। नेक्स्ट क्लास की जानिब अब हम बढ़ते हैं।